नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कॉन्सेप्ट लवर्स में। दोस्तों, मेरे द्वारा सुपर टैट, सी टैट, यूपी टैट परीक्षा से संबंधित वीडियोस लाई जा रही हैं, जिसके क्रम में यह हमारी शिक्षण विधियों की दूसरी वीडियो है। इसका जो भाग 1 है वह पहले ही आप तक आ चुका है, जिसमें हमने कुछ शिक्षण विधियों के विषय में जाना था, उनके विषय में चर्चा की थी, किस तरीके से सवाल हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसमें हमने बातचीत की थी। इसी क्रम में आज हम जो दूसरी बची हुई हमारी विधियां हैं उनके विषय में जानेंगे। दोस्तों, इसके अलावा मेरे द्वारा प्राचीन भारत सीरीज भी आपको पढ़ाई जा रही है, आप उसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारी पहली विधि है वह है हमारी प्रश्नोत्तरी विधि। इसके बारे में जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वह यह पूछा जा सकता है कि इसके जो प्रसिद्ध जो जन्मदाता थे वह कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, इसके जो जन्मदाता थे वह हमारे प्रसिद्ध विद्वान सुकरात जी हैं। इसी कारण इस विधि को सार्केटिक मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि इस विधि का उपयोग हम कब करते हैं। इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें बच्चे के जो पहले का ज्ञान है उसको जानना होता है, या फिर बच्चे का जो ध्यान है वह कक्षा की ओर लाना होता है। अगर हम देख रहे हैं कि बच्चे का ध्यान इधर उधर है तो हम इस विधि के माध्यम से बच्चे से सवाल पूछकर बच्चे का ध्यान कक्षा में लाते हैं। इसके अलावा जो अगर हम छात्रों का मूल्यांकन साथ के साथ करना चाहते हैं तब यह विधि उपयोगी हो जाती है, और इस विधि में जो छात्रों की सोच है उसका विकास होता है, और इस विधि में समय भी कम लगता है। प्रश्नोत्तरी विधि के बाद आइए बात करते हैं हमारी अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अनुसंधान यह जो विधि है यह बेसिकली अनुसंधान पर फोकस करती है। अतः यह जो विधि है ये एक तरीके से छोटे बच्चों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे अपने आप से खुद से खोज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वह है कि इसके आविष्कारक कौन थे। तो इसके आविष्कारक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है कि बच्चों को जितना कम संभव हो बताया जाना चाहिए और जितना अधिक संभव हो खोजने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस विधि में बच्चों को बहुत अधिक समय लगता है और अध्यापक का कार्य केवल इसमें रास्ता दिखाने वाला होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए यह विधि बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जैसे जैसे बड़ी कक्षाएं आती हैं हम इस विधि का उपयोग अधिक और अधिक देखने को पाते हैं। वार्तालाप या वाद विवाद विधि भी हमारे सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि हो जाती है। इस विधि का उपयोग हम वैसे तो बड़ी कक्षाओं में करते हैं। इस विधि से हमें यह फायदा होता है कि जो बच्चे हैं वह अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं और अपने विचारों को कक्षा के सामने रख पाते हैं। इस विधि में जो बच्चों का सामाजिक विकास है और मानसिक विकास है वह बहुत अधिक तेजी से होता है, और बच्चों में एक तरीके से जो नेतृत्व की क्षमता है उसका भी विकास होता है। इस विधि में आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि वाद विवाद प्रतियोगिता अगर हम कक्षा में आयोजित करते हैं तो उसका जो क्या क्या बच्चों पर फायदा होता है। इसी के संबंध में मैं आपको बता दूं कि समूह में बच्चों की समस्या हल करने की प्रेरणा मिलती है और बोलने में विश्वास आता है। दोस्तों, बच्चे जो हैं वो समूह में रहना पसंद करते हैं, तो जब हम कक्षा में उन्हें समूहों में बांट देते हैं तब उनमें एक तरीके से समूह की भावना जागृत होती है। वाद विवाद विधि की समस्या यही है कि इस विधि में बहुत अधिक समय व्यतीत होता है, और यह विधि का उपयोग करते रहने से जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पर भी अध्यापक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हमारी समस्या समाधान विधि के बारे में। दोस्तों, इस विधि में बच्चों को कोई भी एक समस्या दे दी जाती है और उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है उस समस्या का समाधान करने के लिए। वुड के अनुसार समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में सर्जन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका समाधान करना आवश्यक है। दोस्तों, आपको वह यह कथन दे सकता है और पूछ सकता है कि यह कथन किस वैज्ञानिक का है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि यह विधि मतलब किस कक्षा के बच्चों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो मैं आपको बता दूं कि समस्या समाधान जो विधि है वह छोटी कक्षाओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षा में जो बच्चे होते हैं वह खुद से समस्या समाधान नहीं कर पाते। इसी के लिए हम देखते हैं कि यह जो विधि है यह विधि योजना विधि से भी मिलती है। आइए इस विधि के बाद बात करते हैं हमारी परियोजना या प्रोजेक्ट विधि के बारे में। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस विधि में भी
बच्चों को एक तरीके से कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिस पर वह बच्चे अपना वक्त लगाकर कार्य करते हैं। कोई भी बच्चा व्यक्तिगत रूप से या समूह में प्रोजेक्ट पर कार्य करता है। यह विधि भी प्राथमिक और जूनियर स्तर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस विधि में भी हम देखते हैं कि जो बड़ी कक्षा के छात्र होते हैं वही किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और जो हमारे छोटे कक्षा के छात्र हैं वह उतने किसी कार्य को करने में निपुण नहीं होते। जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें परियोजना में बनता है वह यह है कि इस परियोजना के जो जन्मदाता हैं वह कौन है। तो इस परियोजना के जन्मदाता हमारे विलियम क्लियोपैट्रिक हैं। आपको यह बात याद रखनी है। और दोस्तों, यह विधि भी बच्चों की क्रियाशीलता पर आधारित है, और माना जाता है कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वह क्रियाशील होकर ही सीखता है। आइए इसके बाद बात करते हैं शैक्षिक पर्यटन और भ्रमण विधि के बारे में। दोस्तों, यह विधि हमारी प्राथमिक और जूनियर स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इस विधि से सवाल आने की संभावनाएं भी ज़्यादा हो जाती हैं। इस विधि में क्या होता है कि हम बच्चों को भ्रमण पर लेकर जाते हैं, जिससे बच्चे आसपास की प्रकृति को और आसपास की वस्तुओं को खुद से ही महसूस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वह एक बाग में घूम रहे हैं और जो पौधे हैं उनको देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमें ज्ञान मिलता है वह ज्ञान बहुत अधिक स्थायी होता है। बच्चों को वो बातें बहुत अच्छे से याद रहती हैं, और यह जो विधि है बहुत अधिक समय लेती है और बहुत अधिक इसमें खर्च भी आता है। अब आप देखते हैं कि भारत जैसे देश में हमेशा ही संसाधनों की कमी रहती है, अतः यह विधि हमेशा ही प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, परंतु कभी कभी यह प्रयत्न किया जा सकता है कि बच्चों को शैक्षिक पर्यटन और शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाए दोस्तों। परंतु उस समय बच्चों की सुरक्षा भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम बात करेंगे विवरण विधि के बारे में। यह जो हमारी विधि है यह कुछ विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस विधि में क्या होता है कि बच्चे के दिमाग के अंदर एक चित्र को बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी युद्ध का विवरण कर रहे हैं तो हम बताएंगे कि उस युद्ध में इतने ज़्यादा घोड़े थे और इतने ज़्यादा हाथी थे और सैनिक इस तरीके के थे। तो बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग में उस विवरण को बना लेता है। इस विधि का फायदा यह होता है कि यह एक रोचक विधि है। जब जो अध्यापक है वह विवरण प्रस्तुत करता है तो छात्र इसमें बहुत अधिक रुचि लेते हैं। परंतु यह जो विधि है यह गणित विषयों जैसे विषयों के लिए नहीं है। इसके अलावा छात्रों को कम समय में अधिक ज्ञान इस विधि से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो हम विधि देखते हैं वह है हमारी वर्णन विधि। वर्णन विधि जो है वह एक तरीके से विवरण विधि का ही एक तरह से विस्तृत रूप है। जब हम जो विवरण है वह बहुत ही अधिक विस्तृत रूप में और शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके देते हैं तो हम वर्णन विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी मेले का वर्णन करना है तो हम उस मेले में छोटी से छोटी चीज़ का वर्णन करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे कि एक मेले का सही सही स्वरूप होता है, उसी स्वरूप को हम बच्चे के सामने रखते हैं। वर्णन विधि में व्यापकता होती है जिससे छात्रों के दिमाग में पूरा चित्र बनता है। दोस्तों, इससे पिछली विधि विवरण विधि में हमने देखा था कि हम छात्रों को मोटा मोटा बताते हैं और छात्रों को खुला छोड़ते हैं कि वह अपनी इमेजिनेशन कर सकें। परंतु वर्णन विधि में हम किसी घटना का एक तरीके से बहुत अधिक विस्तृत वर्णन करते हैं, तो बच्चे की जो एक कल्पना शक्ति है उसको एक तरीके से बाधा पहुंचती है और बच्चा केवल वही सोचता है जितना उसको बताया जाता है। इस विधि में एक तरीके से इस वर्णन विधि में एक यह भी नुकसान है कि जो शिक्षक है उसको विस्तृत काम करना पड़ता है, उसको बहुत अधिक डिटेलिंग बच्चों को बतानी पड़ती है, जिससे बच्चे उस घटना का या उस बात का बहुत अच्छे से अपने दिमाग में चित्र बना पाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि के बारे में, जो है हमारी किंडरगार्टन विधि। इस विधि से हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न तो जो पूछा जाता है वह यह है कि इस विधि के जन्मदाता कौन है। इस विधि के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल जी हैं। इसमें क्या होता है, पाठशाला को एक गार्डन की संज्ञा दी जाती है जिसमें बच्चे खेल खेल सकते हैं। आप यहाँ पर अपने पास के चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर यह क्लासरूम है और इसमें आपको यहाँ पर जिराफ, यहाँ पर शेर और आपको अन्य तरह तरह के खेल खिलौने देखने को मिल रहे हैं।
इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वह खेल खेल में सीखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वह खेलने में सबसे अधिक रुचि रखते हैं, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए इस विधि का जो प्रयोग है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह विधि एक बाल केंद्रित विधि है, इसमें अध्यापक का बहुत अधिक रोल नहीं रह जाता है और इस विधि में पाठ्य पुस्तकों पाठ्यक्रम को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। दोस्तों, इस विधि में सवाल सबसे अधिक आते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए और उसमें किंडरगार्टन विधि बच्चों के लिए दी गई हो तो आप निश्चित रूप से आंख बंद करके यह जवाब लगा सकते हैं। लगभग आपका 10 में से 8 बार यह जवाब आपका सही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मोंटेसरी विधि के बारे में। दोस्तों, मोंटेसरी जो विधि है वह भी हमारी फ्रोबेल विधि की तरह ही है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनकर आता है कि इस विधि का उपयोग सबसे पहले इटली की जो महिला डॉक्टर हैं मोंटेसरी के द्वारा किया गया था और इसमें 2 से 6 साल के बच्चे ही जो हैं सबसे अधिक प्रयुक्त इस विधि के लिए रहते हैं। इस विधि में क्या है कि यही माना जाता है फ्रोबेल की तरह कि बच्चे खेल खेल में बहुत अधिक सीखते हैं। इसके अलावा बच्चों को खाने के लिए और आराम करने के लिए भी कक्षा में अलग से स्थान दिया जाता है, जिसमें बच्चे जो हैं वह बहुत ही अच्छी तरीके से आगे जाकर सीख सकें। दोस्तों, इसी के साथ हमारे द्वारा लगभग सभी जो विधियां हैं उनके बारे में चर्चा कर ली गई है। इसके अलावा आपके अगर कोई और सवाल हैं या फिर आप पीडीएफ चाहते हैं या फिर आप मेरे द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र को हल करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।